हेलो गाइज, प्रभात कोचिंग सेंटर में आप सभी को स्वागत है। बहुत ही के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपको एग्जाम के लेकर बहुत अच्छा है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। गाड़ी की हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, वह किस नियम पर कार्य करता है? तो गाड़ी की हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, वो किस नियम पर काम करता है, अभी चर्चा करते हैं। ऑप्शन प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसका आंसर होगा प्रकाश के परावर्तन। गाड़ी का हेडलाइट प्रकाश के परावर्तन पर काम करता है। तो जानते हैं पहले सबके बारे में प्रकाश का परावर्तन क्या है। जब कोई प्रकाश किसी माध्यम से आती है और जितनी डिग्री के साथ आती है उतने ही डिग्री के साथ वापस चली जाती है, उसको हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन का दो नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं और आपतन कोण की ज्या परावर्तन कोण की ज्या के बराबर होता है। प्रकाश के परावर्तन का दो नियम है। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है भाई? तो जब भी कोई प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो कुछ विचलित हो जाती है। तो प्रकाश का जैसे इसका कुछ उदाहरण देख लीजिए कि पानी में रखी हुई छड़ थोड़ा टेढ़ी प्रतीत होती है, इसकी वजह क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। पानी में रखा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, इसका वजह क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। यानी कोई भी चीज पानी में रखा हो, चाहे कोई भी माध्यम में हो, थोड़ा ऊपर उठा प्रतीत हो, तिरछा दिखाई दे, इसकी वजह क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। इसका वजह है प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन का भी दो नियम है। तो प्रकाश का आपतित किरण और यहाँ पर करना है अपवर्तित किरण। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है और आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या एक नियतांक होता है, अर्थात म्यू बराबर साइन आई बाई साइन आर, यानी इसको स्नेल का नियम कहते हैं। स्नेल का नियम किसे कहते हैं? तो साइन आई बाई साइन आर को स्नेल का नियम कहते हैं। चलिए ठीक है, तो फिर देख लिए हैं। हाँ, अगला है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो क्या है भाई? देखिए, मरीचिका का बनना, मृग तृष्णा, मरीचना एक प्रकाशीय भ्रम है। एक प्रकाशीय भ्रम है जिसके तहत हमें लगता है कि कोई वस्तु वहां पर, कोई वस्तु को देखते हैं, जिसे हम दूर से देखते हैं तो वहां पे पानी है, लेकिन फिर वहां जाते हैं तो पता चलता है कि यहाँ पानी ही नहीं है। तो इसी को कहते हैं मरीचिका। मृग तृष्णा यानी एक भ्रम है, हम लोग जिससे कि भ्रम है और हम लोग भ्रम में पड़ जाते हैं। अब ये कहाँ होता है? तो गर्मी के दिनों में यहाँ पर भी होता है और आपको राजस्थान ऐसे क्षेत्रों में आपको बालू ही बालू जहाँ नजर है वहां पे पानी दिखाई देगा, लेकिन जब वहां जाइएगा तो पता चलेगा कि पानी नहीं है। तो ठीक है, तो हम जान गए कि पानी यानी ऐसा क्यों बनता है मृग मरीचिका मृग तृष्णा? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। और प्रकाश की चर्चा कर ली, तो प्रकाश नीचे है प्रकाश से संबंधित क्वेश्चन, लेकिन फिर बता देते हैं प्रकाश क्या है। तो प्रकाश वह माध्यम है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं। और प्रकाश कैसा तरंग है? तो प्रकाश सीधी रेखा में चलती है और प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। यानी प्रकाश की चाल 3, ऐसे शॉर्ट में कह सकते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर सेकेंड है। और प्रकाश कैसा तरंग है? तो प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, इसलिए प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, यानी दिशा के प्रति प्रस्थ है, यानी दिशा में ही चलेगा तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। और प्रकाश एक ऐसा तरंग है जो हर जगह जा सकता है, इसको कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए अब देख लिए, तो क्वेश्चन है कि गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, वह किस नियम पर कार्य करता है? तो प्रकाश के परावर्तन के नियम पर कार्य करता है। तो गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण, तो गाड़ी को पीछे के देखने के लिए उसमें हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। हाँ, डॉक्टर लोग नाक देखने में, कान देखने में, दांत को देखने में, इसमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और सौर कुकर में, सोलर प्लेट में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो गया कि लेंस 2 प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण भी 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो लेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वर्णांधता को किस लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है? तो ये दोष है, ये नेत्र का एक दोष होता है, उसी में आता है एक वर्णांधता।
तो भाई देख लेते हैं पहले कि वर्णनता को किस लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है। ऑप्शन में है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, द्विफोक्सी लेंस। ठीक नहीं होगा, पता नहीं भाई, देख लेते हैं। तो वर्णनता को किसी लेंस से ठीक नहीं किया जा सकता, इसलिए आंसर होगा ठीक नहीं होगा। तो भाई वर्णनता क्या है? तो एक ऐसा रोग है जिसको कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस, यानी उसको अगर आप कहिएगा कि ई लीजिए गुलाब के फूल, ई लीजिए उज्जर गुलाब के फूल, अगर वो लाल भी है ना तो ओकरा के लाल नहीं दिखाई देगा, यानी लाल और हरा में वो नहीं कर पाता है कि कौन लाल है या कौन हरा है, उसमें अंतर नहीं कर पाता है। यानी वर्णनता व्यक्ति, यानी कलर ब्लाइंडनेस जो व्यक्ति का हो गया है, ऐसे कभी भी आप लोगों का जब जॉब होगा तो वहां पर चेक करता है, वर्णनता के लिए देता है आपको कलरफुल कुछ रहता है, उसके अंदर आपको अंक डिजिट रेड से लिखे रहते हैं, उससे पूछता है कि आप बताइए इसमें कौन डिजिट है। तो वर्णनता वाले व्यक्ति नहीं देख पाते हैं। तो वर्णनता को क्या ठीक किया जा सकता है? तो नहीं, वर्णनता को ठीक नहीं किया जा सकता है, यह एक आनुवंशिक बीमारी के तौर पर आता है। तो क्वेश्चन है कि ऑप्शन में उत्तल लेंस, अवतल लेंस, द्विफोक्सी लेंस। तो इस सबके बारे में जान लेते हैं कि देखिए आंख में दोष होते हैं, एक दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, मोतियाबिंद, बहुत सारे होते हैं। मोतियाबिंद होते हैं, बेलनाकार होते हैं, जिसमें बेलनाकार लेंस वगैरह। अभी चर्चा करते हैं कि उत्तल लेंस। तो देखिए दूर दृष्टि दोष अगर किसी व्यक्ति को हो गया है, हम बता देते हैं, आप डॉक्टर बन जाइएगा, कुछ बातें जान लीजिएगा। तो जिससे कि दूर दृष्टि दोष में जो व्यक्ति को हो गया, उसकी जो दोष होगा ना वही दिखाई देगा। यानी दूर दृष्टि दोष वाला को दूर की वस्तु दिखाई देगा और निकट दृष्टि दोष वाला को निकट की वस्तु दिखाई देगा। चलिए गौर से देखिए। तो दूर दृष्टि दोष में किस दर्पण का प्रयोग किया जाए, किस लेंस का प्रयोग किया जाएगा? तो दूर में 2 गो, बला में 3 गो, यानी दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। और तो अवतल में कै गो, अवतल लेंस में किसका? तो निकट 3 गो, बला में 4 गो। यह तरीका है। निकट दृष्टि दोष में निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किसके दूर करने के लिए किया जाता है? तो द्विफोक्सी लेंस हम बताते हैं। तो देखिए द्विफोक्सी लेंस का भी प्रयोग आपको जरा दूरदर्शिता एक दोष होती है, जिसमें लोग कहते हैं, ये एक्चुअली बुढ़ावस्था में होता है, लोग कहते हैं इसमें हो हमरा धूर लौके थे, तो धूर नहीं, उसीलिए उसमें द्विफोक्सी लेंस, जिसमें दोनों लेंस मिला होता है, इसीलिए द्विफोक्सी लेंस नाम है। तो क्या प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि ध्वनि कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, दोनों, इनमें से कोई नहीं। ध्वनि कैसी तरंग है? तो देखिए ध्वनि आपका अनुप्रस्थ होगा क्या? ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है, दोनों कोई नहीं। देख लेते तो हमको आंसर तो पता चल गया कि ध्वनि कैसी तरंग है। तो ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है। तो उसके बारे में हम जानेंगे ध्वनि क्या है। ध्वनि क्या है? साउंड। देखिए ध्वनि यानी तरंग के माध्यम, तरंग है जिसमें हम बताते हैं कि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है। तो देखिए ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है, यानी हम बोलेंगे, हम जो बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, इसकी वजह क्या है? अनुदैर्घ्य, यानी मेरी ध्वनि को यहाँ पे धूलकण है, धूलकण के माध्यम से हमारी ध्वनि आपके पास जाती है जो आप सुनते हैं। तो धूलकण के माध्यम अगर नहीं होता, अगर चलिए हम सभी आदमी अगर आसमान में चले जाते हैं, सपोज डेट मान लीजिए, और वहां पर अगर हम आपसे चिल्ला के भी कुछ भी समझाएं तो आप नहीं समझिएगा। क्यों? क्योंकि मेरी आवाजें नहीं जा पाएगा आपके पास, क्योंकि वहां निर्वात है और वहां पर मेरी आवाज न जा पाएगी, आप नहीं सुन पाइएगा। तो अनुदैर्घ्य तरंग के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और ध्वनि की चाल हम लोग वायु में बता दें तो 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। और ध्वनि कान तक कितना देर तक रहती है? तो 1/10 सेकंड तक ध्वनि कान तक रहती है। ध्वनि कैसा तरंग है? तो अनुदैर्घ्य तरंग है। चलिए कोई बात नहीं है। और नेक्स्ट देखते हैं अनुप्रस्थ तरंग। तो प्रकाश तो चर्चा कर दी, प्रकाश कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ, दोनों। क्योंकि अब कुछ बातें बताते हैं। हम लोग कितनी ध्वनि सुनते हैं पता नहीं, अभी बताते हैं। तो देखिए ध्वनि, देखिए हम पहले बताते हैं, एक होता है श्रव्य तरंग, प्राश्रव और अवश्रव। श्रव्य तरंग, प्राश्रव, अवश्रव। पहले सुनिए, जिस ध्वनि का डेसिबल हम बताते हैं 20 हर्ट्ज से नीचे हो उसे कहते हैं अवश्रव, यानी उसे हम नहीं सुन सकते हैं। और 20 हर्ट्ज से ऊपर और 20,000
हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि को कहते हैं श्रव्य, यानी सुन सकते हैं, हम लोग सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि नहीं सुन सकते हैं, जैसे पेट में आवाज होता है सुनते हैं क्या, कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है तो सुन लेते हैं, वो अलग बात है। तो देखिए 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि को कहते हैं अवश्रव, और 20 हर्ट्ज से ऊपर को कहते हैं श्रव, यानी 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को श्रव कहते हैं, जो हम सुन सकते हैं। और 20,000 से ऊपर हो गया तो उसको पराश्रव कहते हैं, उसको हम नहीं सुन सकते हैं। लेकिन चमगादड़ वगैरह जब चलती है तो वही उसी का प्रयोग करती है, प्राश्रंग तरंग का, जिससे प्रयोग करती है। कोई बात नहीं, अब देखते हैं। तो ध्वनि कैसी तरंग है, तो अनुदैर्घ्य तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, लेकिन कुछ जानवर है, कुत्ता बिल्ली, जो तीनों सुन लेती है, श्रव, अवश्रव, प्राश्रव। ठीक है। क्वेश्चन है कि पृथ्वी का पलायन वेग क्या है, 2.4, 11.2, 9, इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। हम समझते हैं कि पलायन वेग क्या है। तो कोई भी वस्तु को ऐसा उठा के यहां से बिगिए कि पुनः धरती पर न आए, उसी को कहते हैं पलायन वेग। यानी किसी को उठाकर इतना तेज रफ्तार से बिग दीजिए ऊपर और पुनः वो धरती पर न आ पाए, उसी को कहते हैं पलायन वेग। यानी पृथ्वी का पलायन वेग क्या है, तो कोई भी वस्तु को कितना जोर से बिगे पृथ्वी से कि पृथ्वी पर पुनः नहीं आएगा, तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड से अगर कोई वस्तु को धरती से ऊपर बिगा जाए तो पुनः वो धरती पर लौट के नहीं आएगा। इसलिए पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। और ये किसका है भाई, तो चंद्रमा का पलायन वेग 2.4। पलायन वेग चंद्रमा पर वही होगा कि कोई वस्तु को इतना जोर से बिगे कि चंद्रमा पर पुनः नहीं आए, तो उसको कहते हैं चंद्रमा का पलायन वेग, यानी 2.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड चंद्रमा का पलायन वेग है। और नॉन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर तो पता चल गया कि पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। पलायन वेग भी आप समझ गए। चलिए बस आज इतना ही पर आप लोगों का क्लास समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को क्लास पसंद आ रहा होगा। बहुत सारे लोगों ने इस पर कुछ कमेंट भी किया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग देख रहे हैं, और संभवतः आप लोगों को अच्छा लगेगा तो हम नेक्स्ट बार और अच्छा से तैयारी करेंगे, आप लोगों को जरूर बताएंगे। और देखने के लिए धन्यवाद।